2010 का चुनाव छोड़ दीजिए और एक अक्टूबर 2005 का चुनाव छोड़ दीजिए, 1990 से लेके आज हम 2025 में बैठे हैं, आरजेडी हमेशा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है। वो तो आरजेडी का खौफ है, वो हमारी नीतियों का इन लोगों को डर है, तभी सब लोग एक साथ रहते हैं। नहीं तो बीजेपी इस दौर में जब उन्होंने हर प्रदेश में तोड़ फोड़ जोड़ क्या क्या किया, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? वो क्योंकि लालू प्रसाद जी की जो राजनीति है वो जिंदा राजनीति है। तो उनको पता है कि एक शख्स यहाँ बैठा हुआ है जो आपकी ज्यादती को, आपकी मनमानी को, आपकी तानाशाही को चलने नहीं देगा। ये बात आपने सही कही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपकी थी, बाद में थोड़ा सा बदलाव हुआ और बीजेपी बन गई, लेकिन ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और बहुमत के बीच का फासला आप क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं? इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है। जिस दिन हम अपनी विचारधारा को, जिस दिन हम अपनी नैतिकता को नागपुर में संघ के या गिरवी रख देंगे, तुरंत बन जाएगी, तुरंत आरजेडी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? इज इट ए रॉकेट साइंस? बिहार में एक दल ऐसा नहीं बचा जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिसके साथ गठबंधन नहीं किया। पर थोड़ा सा इसमें एक रॉकेट साइंस के अलावा थोड़ा सा मैथ्स भी आ जाता है। जैसे कि पिछली बार 70 सीटें आपने कांग्रेस को दे दी, उनमें से वो करीब 1/10 ही जीत पाए। क्या आपको लगता है इस बार जब दोबारा मांग आ रही है, इस बार और हार्ड नेगोशिएशन राष्ट्रीय जनता दल को करना पड़ेगा, और जिस तरीके से पिछली बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उससे आपकी चांसेस खराब हुई थी? देखिए, राजनीति में ऐसा प्रश्न करें तो जेडीयू भी 43 ही सीट जीत पाई थी। वो तो 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उनके अपने मुख्यमंत्री थे, उनके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने 40 से अधिक सभाएं की। तो राजनीति में होता है, जेडीयू की भी 100 से अधिक लड़ने के बावजूद 40 सीटें क्यों आई? नहीं, पर क्योंकि आपके नेताओं ने ही कहा था कि शायद थोड़ी सी गलती हो गई, अगर कम सीटें लड़े होते, अगर हम लोग ज्यादा सीटें लड़े होते तो हम शायद बहुमत पार कर जाते, कांग्रेस और राजद मिला करके। इस बार आप 70 सीटें देंगे क्या कांग्रेस को? देखिए, ये सब गठबंधन की बातें हैं। जब तभी तो आप स्ट्रेटेजिस्ट से अंडे में से चूजा निकलेगा तो सब लोग गिन लेंगे, सबको दिखा देगा, उसमें किसको कितनी मिलेंगी, कौन कितने पर लड़ेगा, ये चंद दिन की बात है। क्योंकि अब मुकेश सहनी भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई 60 सीटें और डेप्यूटी सीएम। देखिए, हर कोई दावेदारी करता है। लेफ्ट के लोग भी मांग रहे हैं, मुकेश सहनी जी भी मांग रहे हैं, अन्य जो दल है हमारे वो भी मांग रहे हैं, कुछ और सहयोगी दल जो आना चाहते हैं वो भी मांग रहे हैं। यही तो खूबसूरती है। हम न्यायप्रिय लोग हैं, तभी लोग हमसे अपेक्षा करता है कि हम न्याय करेंगे, इसलिए मांग रहे हैं। नहीं, एनडीए में कोई जुबान खोल के दिखा देना कि कौन कितनी मांगेगा। चिराग पासवान कह सकते हैं कि हम इतनी मांगेंगे, उपेंद्र कुशवाहा कह सकते हैं कि हमको इतनी सीट चाहिए, जितन राम मांझी जी कह सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे सर्वे सर्वा है आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, वो बहुत ही न्यायप्रिय आदमी है। वो सबकी सुनते हैं और सिचुएशन के हिसाब से फैसला लेते हैं। वहां तानाशाही नहीं है ना कि कोई डर के मारे बोलेगा नहीं। हम लोकतांत्रिक दल हैं सब लोग, तो लोकतंत्र में अपनी बातें सब लोग खुलेपन से रखता है। सब अपने अपने समर्थकों को, अपने अपने जो काडर है उनको मैसेज देता है। उसमें बुराई क्या है? नहीं, बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि हम सबसे बड़ा दल है, हम 243 सीट पे लड़ेंगे सबको साथ लेके। इसमें बुराई क्या है? पर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं मुकेश सहनी जी, कह रहे हैं कि भाई आप जब पिछड़ों की बात करते हैं तो बोल दीजिए कि भाई वो डेप्यूटी सीएम होंगे, सरकार बनी आपकी तो। हमारे गठबंधन में जितने भी दल हैं, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सीपीआई एमएल हो, वीआईपी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्या कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रही है? हम जातिगत जनगणना की, सामाजिक न्याय की, और एक आपने प्रश्न किया था कि इन्होंने महिलाओं का आरक्षण दिया। आरक्षण नीतीश जी ने कितना प्रतिशत बढ़ाया है उस पर बात होनी चाहिए। कर्पूरी जी ने आरक्षण बढ़ाया, उसके बाद आरक्षण आदरणीय लालू प्रसाद जी की सरकार में बढ़ा, फिर मैडम राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी तब बढ़ा, उसके बाद इनके 17 साल में 1% भी आरक्षण नहीं बढ़ा। तेजस्वी जी जब 17 महीने के लिए अब सरकार में थे, तब हमने जातिगत जनगणना रिकॉर्ड समय में करा के और 65% आरक्षण बढ़ाया। जैसे ही हम हटे, क्या हुआ? बीजेपी ने उसको लीगली फंसा दिया। अब जितनी नौकरियां निकल रही हैं, जो तेजस्वी जी 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करा के आए थे, उनमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको लाखों नौकरियों का नुकसान हो रहा है। क्या लोग देख नहीं रहे हैं? तो आरक्षण, सामाजिक न्याय, ये एक्चुअली हुआ क्या है, जो आपने 1990 से 2005 की बात की ना, वो जो
15 साल थे वो बिहार और देश की राजनीति के सुनहरे वर्ष थे। उसमें जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, जो राजनीतिक गतिशीलता आई, जो शोषित समाज था वो शासक समाज बना, तो उसमें से स्वाभाविक है कुछ सवाल उठने लाजमी है। लेकिन लालू जी ने उन 15 वर्षों में जो दरख्त लगाया, जो वृक्ष लगाया, उसके फल अब सब लोग खा रहे हैं। और जैसे जैसे उनके लगाए हुए पेड़ के फलों की मिठास बढ़ती जा रही है, इन लोगों की जुबान कड़वी होती जा रही है। नहीं, पर क्यों? क्योंकि उन्हीं के लगाए हुए बिहार में कोई आएगा, चाहे बीजेपी हो, जो कि आरक्षण विरोधी पार्टी रही, मंडल की विरोधी पार्टी रही, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि बिहार में आके जातिगत जनगणना के वो मुखालफत कर सके, आरक्षण के बारे में एक शब्द बोल सके, सामाजिक न्याय के बारे में कुछ कह दें। तो ये हौसला, ये जज्बा आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने बिहार के और तमाम जो समाजवादी और सामाजिक न्याय प्रेमी लोग हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, उनको दिया है। तो यहाँ लकीर लालू जी ने खींची है, लोग तो उससे लंबी लकीर खींच नहीं पाए, ना कोई खींच पाएगा। पर उसी फल की बात तो मुकेश सहनी कह रहे हैं, वो सवाल का जवाब नहीं दिया। उप मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आपकी सरकार बनी तो? मैंने क्या कहा? मुकेश सहनी जी तो कहते हैं कि मैं आज यहाँ हूं मल्ला का बेटा, आज मैं यहाँ खड़ा हूं। चाहे सुपर 30 के आनंद कुमार हैं, वो सब कहते हैं कि अगर लालू प्रसाद जी नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। मैं वही तो कह रहा हूं। ठीक है। खाली राजनीतिक परिवर्तन और सीटों की दावेदारी और भागीदारी से हमें समाज को नहीं देखना चाहिए। उन्होंने शैक्षणिक रूप से समाज को क्या दिया, आर्थिक रूप से क्या दिया, सामाजिक रूप से क्या दिया, उस पर बहस होनी चाहिए। वही लालू जी समता और सौहार्द के महायोद्धा हैं। वो विपक्ष में बैठे हुए हैं तभी ये लोग एक साथ है, नहीं तो आज जो मुख्यमंत्री की स्थिति है उसको बीजेपी साथ लेके चलती, उनको मजाल है। क्या स्थिति है उनकी? मुख्यमंत्री जी की सबको पता है क्या स्थिति है। अच्छा आप बताइए कि आप आखिरी बार आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता से संवाद करते या मीडिया से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कब देखा और सुना था? नहीं, पर कार्यक्रम तो करते हैं वो, मीडिया से संवाद नहीं। कार्यक्रम तो कार्यक्रम था उनका। अभी मैं फ्लाइट से आ रहा था, एक अधिकारी थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा। कार्यक्रम क्या करते हैं? कार्यक्रम सुबह एक डिजाइन रहता है कि दिन में 2 घंटा कहीं जाना है, पटना की 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की विसिनिटी में। उसमें क्या करना है, कोई प्रोजेक्ट जो चल रहा है वहां जाके ऐसे ऐसे बोले देख लेके पीआरडी वाले फोटो खींच लेंगे, अगले दिन अखबार में आ जाएगा, उसका वो चल जाएगा। वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ना किसी ने सुना ना देखा। एक चार्ट पे वो उसका रहता है, लगा देते हैं अधिकारी, बस उस पे उंगली करके अगले दिन फोटो चल जाता है। वो दिखाने के लिए कि एक्टिव है, ठीक ठाक है। बाकी तो जनता जानती है ना। अब जनता से जाके पूछिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या स्थिति है। हम उनका सम्मान करते हैं, हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बिहार एक क्रिटिकल स्टेज में है। 20 सालों की बिहार में और 11 सालों की केंद्र सरकार ने, जो डबल इंजन सरकार है, उन्होंने बिहार की सारी किडनी हार्ट को फेल कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्रिटिकल स्टेज में है। बिहार की 58% आबादी 25 साल से कम है, 35 साल से तो 65% है। देश का यंगेस्ट स्टेट है बिहार, और उस बिहार में 83% ग्रामीण युवा बेरोजगार है। 83%, more than 60% population of a state which is young, less than 25 years of age, और वो सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। प्लान जो करते हैं बिहार से बाहर, उनकी कोई उम्र देखे